Hello guys, myself Harvit Mishra and today I am going to cover another topic of engineering drawing, that is module 7.5. The topic which I am going to share with you with this video presentation is aeronautical and other standard, in which I am going to talk about ISO, that is International Organization of Standardization. So let us start from this topic. The first point which I am going to discuss in this is numerous standards are used in aerospace industries. So first point indicate that there are so many standards which we are preferring in our aviation industry. So ATA specific above is an example of a standard for organization of data. ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है मैं आपसे अपकमिंग सेशन में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे ये बता देता हूँ मैं ATA क्या है। आपका ATA है एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मतलब ATA के कुछ चैप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक सिस्टम के लिए, तो आप इजीली मैनुअल रेफ़र करके उस चैप्टर पे जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक इजीनेस बनाने के लिए, कंफर्ट बनाने के लिए चैप्टर्स को स्पेसिफिक जोन में डाला गया ताकि डिफ़िकल्टी ना हो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में। अगर एयरक्राफ्ट की कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उस ATA में जाके आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को रेफ़र कर सकते हैं। देन तो ये एक स्टैंडर्ड था। नाउ स्टैंडर्ड फॉर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग आर कॉमन। They ensure that aircraft will perform as designed when hardware is replaced. तो अगर एक हार्डवेयर आपने रिप्लेस किया है तो आप इंश्योरिटी देते हैं एयरक्राफ्ट को कि यस वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो पहले कर रहा था। तो आपने जो हार्डवेयर मतलब बनाया है या फिर आपने चेंज किया है तो उसकी जिम्मेदारी का भी एक स्टैंडर्ड है। तो ISO इसीलिए डिफ़ाइन किया गया है। ISO क्या है, एक वॉलंटरी का काम कर रहा है। उसने बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दिया कि भाई हमें ये क्वालिटी रखनी है, ये स्टैंडर्ड रखना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वी हैव टू टेक सम काइंड ऑफ डिसीजन एंड यही रूल सबको फॉलो करने हैं। तो उसी के बेस पे ये पॉइंट कवर कर रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग आर कॉमन। दे एंश्योर दैट एयरक्राफ्ट विल परफॉर्म एज डिजाइंड व्हेन हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड। तो अगर कोई हार्डवेयर आप रिप्लेस करते तो एयरक्राफ्ट वैसे ही काम करेगा जैसा वो कर रहा था। EASA itself is an example of a movement toward the benefit of standardization in certification and workmanship. तो EASA भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ATA के बारे में आया, वन एग्जाम्पल आपको मिल गया कि ATA चैप्टर्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। फिर आप हार्डवेयर्स को अगर रिप्लेस करते हैं डिज़ाइन तो आपको इंश्योरिटी देनी है कि एयरक्राफ्ट जो है परफॉर्म पहले जैसा ही करे। उसके बाद EASA ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है। तो हमने ये देखा कुछ एग्जाम्पल्स इसमें ना। अब हम देखते हैं ISO क्या बात करता है। तो ISO द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेवलपर है स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन कंप्राइज्ड ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 156 मेंबर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये जो मैंने पॉइंट लिया है ये ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम द बुक, सो मे बी 156 से ज़्यादा हूँ, बट सिंस इट इज़ मेंशन इन द बुक तो 156 कंट्रीज़ के मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है। मोस्ट कंट्रीज आर ISO मेंबर्स। बहुत सारी कंट्रीज ISO के मेंबर्स हैं। ISO वर्क्स थ्रू टेक्निकल कमिटीज मेड अप ऑफ एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बिजनेस, ट्रेड, एसोसिएशन, गवर्नमेंट, एकेडमिया, कंज्यूमर एंड अदर ग्रुप। तो इस स्लाइड में हमने देखा ISO का पहले तो हमने ये देखा कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर है ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर इसमें 156 कंट्रीज़ के मेंबर्स ने मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है। एक तरह से आपके लिए इंस्टीट्यूशन है जिसमें 156 मेंबर कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड जुड़े हैं साथ में, और बहुत सारी कंट्रीज़ ISO मेंबर्स हैं। उसके बाद एक पॉइंट हमने देखा कि ISO हमारा टेक्निकल कमेटी के साथ भी काम करता है जिसमें बिजनेस है, ट्रेड है, गवर्नमेंट है, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें रहते हैं। मतलब एक तरह से एक्सपर्ट पीपल्स आर इन्वॉल्व इन ISO। नाउ consensus is gathered
फ्रॉम ऑल कमिटी मेंबर टू अडॉप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो हर एक कंट्री का, या फिर आप समझिए हर कमिटी में, या फिर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीडर है, तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर बंदा है और वो कई सारे, अब जैसे 150 मेंबर्स हैं तो उनमें से हर एक किसी का एक मतलब एक लीडर डिफाइन करके रखा है, तो वही इसमें गैदर होंगे और कमेटी मेंबर्स को सेट करेंगे कि हाँ हम लोग ये अडॉप्ट करने वाले हैं। तो कॉन्सेंसस इज गैदर्ड फ्रॉम ऑल कमिटी मेंबर्स टू अडॉप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। तो वही लोग डिसाइड कर देते हैं कि हाँ भाई अब ये स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। बट क्या ये डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है? कोई भी टीम लीडर है अगर वो सब कुछ आइडेंटिफाई कर देगा या वो सब कुछ डिसाइड करे, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो उसकी टीम में पब्लिक इन्वॉल्व है या मेंबर्स इन्वॉल्व है वो भी एग्री हो। तो उसके लिए क्या है, पब्लिक रिव्यू भी ज़रूरी है। तो पब्लिक रिव्यू बिफोर अडॉप्शन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल that try to ensure all interested parties can contribute। क्या एक पब्लिक रिव्यू भी लिया जाता है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले, ताकि पता लग जाए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। Now, ISA published standards are voluntary, however, members comply because they recognize the benefit to industry and trade from established standard। I think it is very clear कि it is behaving as a voluntary also। हाँ, लेकिन मेंबर जो है कंप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक डिसीजन लिया गया एंड आई एम नॉट एग्री विद इट, तो आई कैन कंप्लाई इट, आई वांट अ चेंज इन दिस। तो आपको पूरा एक मतलब एक पॉइंट, जेन्युइन पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा दैट देयर इज अ थिंग दैट आई वांट अ चेंज एंड इफ इट इज़ पॉसिबल तो कमेटी बैठ के वापस से डिसाइड करेगी। तो इस पॉइंट का इंडिकेशन है स्टैंडर्ड आर वॉलेंट्री, हाउ एवर मेंबर्स कंप्लाई बिकॉज दे रिकॉग्नाइज द बेनिफिट टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड फ्रॉम इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली जो मेंबर्स इन्वॉल्व हैं उन्हें बिजनेस, ट्रेड वगैरह सबका बहुत नॉलेज है। सारे मतलब एक तरह से देखा जाए तो द मेंबर्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आर रेपुटेटेड वन, तो दे नोज अबाउट द ट्रेड एंड बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो दे कैन गिव अ गुड आइडिया कि हाँ भाई ये जो आपने मतलब नियम अप्रूव करने के लिए आगे बढ़ाया है, वेदर इट इज़ जेन्युइन और वेदर इट इज़ बेनिफिशियल और नॉट, so they can decide। Now, ISO standards contribute to making the development, manufacturing and supply of product services more efficient, safer and cleaner। तो जैसे मैंने बताया कि वॉलंटरी का तरह काम कर रहा है, तो फिर इसके साथ साथ ये क्या है, आपको जो प्रोडक्ट है मतलब ये क्वालिटी मेंटेन करके रखेगा। क्वालिटी मेंटेन करके रखेगा कि इसमें क्या कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेफर भी है, क्लीनर भी और एफिशिएंट भी है। देन दे मेक ट्रेड बिटवीन कंट्रीज ईजियर एंड फेयर। आईएसओ की वजह से क्या हुआ, जो बिजनेस चल रहा था तो कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, वो ईजियर भी हो गया और फेयर भी हुआ। यहाँ पे अब चीटिंग की कोई बात नहीं आई, बस आईएसओ ने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करी, भाई तुम ऐसा रखोगे तो वैसा ही सबको मेंटेन करके रखा है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेक दैट अथॉरिटी फ्रॉम यू। दैट्स व्हाई आईएसओ एफिलिएशन इजीली हर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलता। They provide government with a technical base for health, safety and environmental legislation। They aid in transferring technology to developing countries। तो यहाँ पे क्या है, ये गवर्नमेंट को टेक्निकल बेस प्रोवाइड करते हैं हेल्थ और सेफ्टी के साथ, हेल्थ और सेफ्टी एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। दे हेल्प इन ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज। ऑल्सो क्या है, ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र भी करते हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं आईएसओ से क्या फ़ायदा हो रहा है, इन्होंने गवर्नमेंट को दिया टेक्निकल बेस फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन विच हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी टू developing countries। Then ISO standard also serve to safeguard consumer and user in general of product and service, as well as to make their life simpler। It makes the life of a person or organization is simple। The EASA aviation maintenance professional is exposed to great deal of standardization work of the ISO। यासा एविएशन मेंटेनेंस जो प्रोफेशनल हैं मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है इन फील्ड ऑफ वर्क इन रिलेशन टू द आईएसओ। नाउ अब बात करते हैं एएन इज आर्मी नेवी सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड इन द एयरक्राफ्ट हार्डवेयर। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एएन क्या है, पहले तो आर्मी नेवी सिस्टम विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड इन एयरक्राफ्ट हार्डवेयर। हार्डवेयर की बात आएगी तो इस एएन हम सिस्टम प्रेफर कर रहे हैं। इट वॉज डेवलप्ड टुगेदर विद द मिलिट्री सिस्टम, एमएस मतलब मिलिट्री सिस्टम, बाय यूएस मिलिट्री टू एंश्योर क्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे एंश्योर क्या, क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी को एंश्योरिटी देते हुए।
Item manufactured to this standard are not limited to the military and are found in all classification of aircraft. अब जो ये आर्मी नेवी सिस्टम में जो आइटम्स मैन्युफैक्चर हुए वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ही या मिलिट्री फील्ड में ही एप्लीकेबल हैं, वो आपके जो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट है वहाँ पे भी यूज़फुल हैं। तो आर्मी नेवी सिस्टम में हमने क्या देखा, पहला देखा ये मोस्ट वाइडली यूज स्टैंडर्ड है एयरक्राफ्ट हार्डवेयर में। दूसरा पॉइंट कवर कर रहा है कि ये मिलिट्री सिस्टम के साथ है, मतलब दोनों तरह साथ में डेवलप हुए, ठीक है, क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा जो आइटम मैन्युफैक्चर होते हैं एएन सिस्टम में उनका जो स्टैंडर्ड है वो मिलिट्री तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो हम लोग अदर एयरक्राफ्ट पे भी अप्लाई करते हैं ना मिलिट्री स्टैंडर्ड। मिलिट्री दिस स्टैंडर्ड वाज डेवलप्ड बाय द मिलिट्री एंड फाउंड इट्स वे इनटू ऑल एस्पेक्ट ऑफ एविएशन। ये मिलिट्री में डेवलप हुआ बट ये क्या है, एविएशन में हर जगह एप्लीकेबल है मिलिट्री सिस्टम। अब मिलिट्री सिस्टम और आर्मी नेवी सिस्टम ये दोनों वाइस वर्सा है, मतलब क्या वो इसका रूल फॉलो कर सकता है एंड ये उसका रूल फॉलो कर सकते हो, तो दोनों एक दूसरे को रेफर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है एमएस मिलिट्री सिस्टम और मिलिट्री स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट मोस्ट ऑफ द सेम हार्डवेयर एज द एएन सिस्टम। अब ये देखिए मिलिट्री सिस्टम क्या है, ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है जो कि एएन सिस्टम भी फॉलो करता है, मतलब इसमें जो हार्डवेयर हैं मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर आर सेम एज रिस्पेक्ट टू आर्मी नेवी सिस्टम। तो थर्ड पॉइंट वही बोल रहा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, क्रॉस रेफरेंसिंग में अलाउ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एमएस हार्डवेयर फॉर एएन हार्डवेयर एंड वाइस वर्सा। मतलब मिलिट्री सिस्टम में जो हार्डवेयर है वो आप आर्मी नेवी सिस्टम से रेफ़र कर सकते हैं और आर्मी नेवी का आप मिलिट्री सिस्टम से रेफ़र कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, दोनों साथ में भी डेवलप हुए थे, ये भी बता दिया गया इसमें। और दोनों का वो हार्डवेयर के लिए जाना जा रहा है एएन सिस्टम, तो ये भी हार्डवेयर के लिए, और दोनों एक दूसरे का जो भी प्रोसीजर है वो रेफ़र कर सकते हैं। नाउ NAS National Aerospace Standard. This standard is based on the approval of military hardware for the civilian aerospace industry. ये स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे सिविलियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ये अवेलेबल है। तो इस स्टैंडर्ड में जो भी मिलिट्री हार्डवेयर आप इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे सिविलियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर फॉर द सिविलियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, उसका आंसर होगा नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड NAS, नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड। नाउ ब्रिटिश स्टैंडर्ड BS। ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या है, ये भी आज के टाइम पे कॉमन ही हो गया है क्योंकि इसकी पब्लिसिटी इतनी हुई तो ये भी कॉमन है। नाउ दीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। देन BSI रिप्रेजेंट द UK on matters pertaining to ISO. Okay. It is a national standard institute that has a standard for hardware, code of practice and much more. Same ये भी हार्डवेयर के लिए ही है। Then the wide proliferation, that is publicity of British influence in aviation makes this a common standard. तो BS को भी देखा आपने, ये भी कॉमन स्टैंडर्ड है आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी। ये भी हार्डवेयर के लिए ही जाना जाता है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरह से ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन है वो इसको कंट्रोल करता है और ये रिप्रेजेंट करता है UK ऑन मैटर टू पर्टेनिंग टू द ISO। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स। हम लोगों ने अगर देखा जाए तो समराइज करते हैं, हमने एरोनॉटिकल एंड अदर स्टैंडर्ड्स में देखा जो कि क्वालिटी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। ISO में हमने देखा ISO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि वॉलंटरी का भी काम कर रहा है। इवन उसमें 150 कंट्रीज़ के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं और वो डिसीज़न लेके एक रूल फॉलो करवाते हैं और अदर लोग उसे फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न उन्होंने बना दिया कि क्वालिटी मेंटेन रहे। उस वजह से क्या है, जो भी ऑपरेशन कंडक्ट होते हैं अब डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में वो भी फेयर हो जाते हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं रहता। तो सबके अपने अपने एक जो रूल है वो सभी के लिए सेम रहेगा। तो यासा ने भी इसमें बहुत अच्छा मतलब प्रोग्रेस दिखाया। यासा बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है ISO के स्टैंडर्ड को। फिर हमने देखा आर्मी नेवी स्टैंडर्ड, फिर AN के बाद हमने मिलिट्री स्टैंडर्ड देखा। दोनों सेम ही थे, बस एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं आप उसको, मतलब हार्डवेयर के लिए थे। फिर हमने नेशनल एरोस्पेस स्टैंडर्ड देखा जो कि सिविलियन एरोस्पेस इंडस्ट्री में हार्डवेयर का इस्तेमाल जो है उनके लिए यूज़ हुआ। ब्रिटिश स्टैंडर्ड हमने देखा, ये कॉमन स्टैंडर्ड में काउंट किया जाता है। तो गाइस दिस मच फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। थैंक यू। आई विल बी बैक विद अनदर